लो। हेलो, सडनली इट गॉट डिस्कनेक्टेड। फिर मैंने वापस से जोड़ा। एक्चुअली फ्री में ना जो है क्या कहते हैं, एक लिमिटेड 40 मिनट्स का जो है होता है। सो अच्छा। 40 मिनट में ये जो है मीटिंग एंड हो जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट करना होता है। ओके। सो मैं ये बोल रहा था कि जो आपका ऊप्स, ठीक है, ये आपको सबसे पहले क्या प्रोवाइड कराता है? मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब अगर मैंने इस डेवलपमेंट पैकेज में कोई भी काम किया है, ठीक है, तो जो भी लॉजिकल मैनर में मेरे को डेवलपमेंट से रिलेटेड कोड रखने हैं मैं इसी फोल्डर में रखूंगा, और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कोड रखने हैं वो इसमें रखूंगा। ठीक है। सो जावा हमें जो है, जावा के अंदर कॉन्सेप्ट जो है ऊप्स, ऊप्स के अंदर हमें मॉड्यूलरिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज मिलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद रियलिस्टिक मॉडलिंग मिलती है, और डेटा हाइडिंग मिलती है। ठीक है। वैसे मेरे पास एक कंटेंट है लेकिन बाहर का है, तो देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे पिछली कंपनी का है। एक क्वेश्चन है। हम्म। सो सी प्लस प्लस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? एक्चुअली उसे मिड कंसिडर किया जाता है। उसके अंदर फीचर हाई लेवल के भी हैं एंड लो लेवल के भी हैं। दैट्स वाई मिड में ही कंसिडर करते हैं। ओके। हाँ। क्योंकि जैसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें भी है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जो वो लो लेवल को भी सपोर्ट करता है ना, इसकी वजह से उसे मिड लेवल बोल देते हैं बस। ओके ओके। सो ये देखिए, मैं अभी जिन एडवांटेजेस की बात कर रहा था, क्या क्या है वो? सबसे पहला रियलिस्टिक मॉडलिंग, ठीक है। उसके बाद रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ यूजिंग इनहेरिटेंस एंड अदर फीचर्स। ठीक है, मेथड वगैरह को रीयूज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूँ, क्लास को रीयूज कर सकता हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी के लिए जावा में। ठीक है। सो उप्स के अंदर हम रीयूजेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है, पर्टिकुलर मॉड्यूल बना बना के हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, एक लॉजिकल मैनर में उसको रख सकते हैं, फिर अच्छे से उसको इंटरेक्ट भी करवा सकते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं इंटरेक्ट कराने के, मैसेज पासिंग वगैरह। फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। ओप्स के अंदर कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। और अगर किसी सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चेंज करने की, तो वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फीचर तो होने ही होने चाहिए। मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आपको अभी 10 साल पहले वाला व्हाट्सएप दूं और आज वाला व्हाट्सएप दूं, आप दोनों में से कौन सा चुनेंगे? आज वाला, लेटेस्ट फीचर्स। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। लेकिन क्या जो आज वाला व्हाट्सएप है, क्या उसमें भी वही कॉमन फीचर अभी भी है या नहीं है जो पहले 10 साल वाले में थे, चैटिंग वाले? है, बिल्कुल है। हम्म, ठीक है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी चेंज होने की, तो जाहिर सी बात है मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर डेटा हाइड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इशू पड़ेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। और किसको कितना दिखाना है, वो एब्स्ट्रैक्शन, वो भी हम यहाँ पे ऊप्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे नोटपैड होता है, नोटपैड पे आप सेव बटन पे जब जब सेव ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो,
आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल यूजर है, क्या उसको उसके पीछे का जो कोड चल रहा है सेव करने के लिए, जो लॉजिक लगा रखा है, क्या उससे कोई लेना देना होना चाहिए? नो। नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन फॉलो हो रहा है। तो ऊप्स के अंदर यही सारी चीजें हमें पढ़नी होती है डेप्थ में। आपने सुना होगा ऊप्स के मेजर पिलर होते हैं चार: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मेजर पिलर है चार। तो ये सारी चीजें हमें इस पूरे कोर्स में धीरे धीरे पढ़नी है, और डेप्थ में। यहां तक किसी भी चीज में कोई डाउट? आप एक बार जरा ये समरी पढ़िए। आप चाहते हैं चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो हो गया। हाँ जी। सो अब बताओ, इतने सारे फीचर्स हैं ऊप्स के, लेकिन एक बात बताइए, अगर ऊप्स इतना ही ज्यादा अच्छा था और सी प्लस प्लस के अंदर ऊप्स आ ही गया था, तो तब तो जावा की तो नीड ही नहीं पड़नी चाहिए थी। राइट। अब टाइम आया 1990s का। ठीक है, 1990s के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आया। जो मार्केट है, मार्केट में कॉन्सेप्ट आया इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आ गया इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का। तो जो सी एंड सी प्लस प्लस थी, ये दोनों ही जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके लिए जो है सॉफ्टवेयर बनाने में ये दो, उसमें दो लैंग्वेजेस काम आती थी, सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर कॉन्सेप्ट आया किसका? आपका जो है HTML का, CSS का, इनका कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, सो जो सी एंड सी प्लस प्लस है, उन दोनों ने जो है क्या कहते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव होने से मना कर दिया। उन लोगों ने खुद को मूव नहीं किया इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की तरफ। आपने कभी सुना है सी और सी प्लस प्लस में वेबसाइट बनते हुए? कभी सुना है कि सी या सी प्लस प्लस में कभी वेबसाइट बनती है? नहीं सुना होगा। ठीक है, सो अब जो सी एंड सी प्लस प्लस है, वो जो है क्या कहते हैं, इस जगह पे मात खा गई। ठीक है, अगर आप नए मार्केट के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपका कोई ना कोई कंपटीटर आ ही जाएगा अच्छे फीचर के साथ, और आपको ओवरटेक कर ही लेगा। आपने वो सुनी होगी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सो 1990s के टाइम पे जब इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आई, इन्होंने मना कर दिया, सी एंड सी प्लस प्लस दोनों ने। और सी एंड सी प्लस प्लस में और भी कुछ कमियां थी, जैसे कि इनके अंदर कॉन्सेप्ट था किसका? पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स, जो पॉइंटर्स थे, ये बहुत ही बड़े सिक्योरिटी इशू थे, क्योंकि आप पॉइंटर्स के थ्रू किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जाके उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते थे।
ये इशू था दोनों के अंदर, सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर, कि पॉइंटर के थ्रू अनवांटेड मेमोरी लोकेशन भी एक्सेस की जा सकती थी। और दूसरी जो दिक्कत थी वो क्या थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है, अगर मैंने सी या सी प्लस प्लस का कोड अगर विंडोज पे लिखा तो सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे ही उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है डॉट ई एक्सी वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे चलेगी। देखिए, अगर सी का कोड है, विंडोज के कंपाइलर से कंपाइल किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी डॉट ई एक्सी, और ये डॉट ई एक्सी सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे चलेगी। ऐसे अगर सी का कोड मैंने लिनक्स के कंपाइलर से कंपाइल किया, तो जो लिनक्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो बनती है डॉट आउट, तो ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे चलेगी। ऐसी सेम मैक के साथ था। ठीक है। अब जो मैक है ये भी एक हद तक जो है लिनक्स बेस्ड ही है। ठीक है। मतलब लगभग लिनक्स वाली प्रॉपर्टीज ही मिलेगी आपको। ठीक है। सो इसके अंदर भी जो कंपाइल होके बनता है वो बनता है डॉट आउट। ठीक है। तो अब अगर ये exe फाइल मैं लिनक्स या मैक पे ले जाऊं तो नहीं चलेगा। सेम चीज इनके साथ भी थी, लिनक्स या मैक के कोड विंडोज में नहीं चलेंगे। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब आई बारी किसकी? जावा की। ठीक है। अब बारी आई किसकी? जावा की। सो जो जावा था, जावा ने 1991 के अंदर अपना सबसे पहला वर्जन रिलीज किया, जिसका नाम दिया उन्होंने ओक। जावा जो था उसका सबसे पहला नाम क्या था? ओक। 1991 के अंदर। ठीक है। सो ये आपका जो है जेम्स गॉसलिंग और केन था, वो भी थे, क्या नाम है, रॉड नहीं, और भी थे इनके साथी वगैरह थे। ठीक है। तो जेम्स गॉसलिंग ने कहाँ पे बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम्स। तो 1991 के अंदर जेम्स गॉसलिंग ने जो है सन माइक्रो सिस्टम के अंदर बनाई ओक। ठीक है। बट ओक के जो इनिशियल वर्जन था इसमें बहुत ज्यादा कमियां थी। ठीक है। सो वही सेम लैंग्वेज आगे आके इवॉल्व होते 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 1995 के अंदर जावा का पहला वर्जन जो है हमारा जावा 1.0 वो लॉन्च किया गया। सो ये बोला जाता है कि जावा का जो ऑफिशियल वर्जन है वो 1995 के अंदर लॉन्च हुआ बाय जेम्स गॉसलिंग एंड उनकी टीम जो भी थी। कहाँ पे? सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर, 1995 के अंदर। अब जावा ने जो है क्या कहते हैं, जो दिक्कतें सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर थी उन सबको रिमूव कर दिया। ठीक है। सबसे पहली चीज, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट नहीं था सी एंड सी प्लस प्लस में, तो जावा जो है कॉन्सेप्ट लेके आ गया एप्लेट्स का। एप्लेट्स, अब तो ये डेप्रिकेट हो चुके हैं एप्लेट्स, लेकिन उस समय में उस जमाने में बहुत चलते थे। आप अपनी वेबसाइट के अंदर जावा को एम्बेड कर सकते थे यूजिंग एप्लेट्स। अब तो ये डेप्रिकेट हो चुके हैं। ठीक है। रिमूव भी कर दिया गया अभी ने एप्लेट्स को। लेकिन उस समय में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा जो है, जो भी आपके जो भी सिक्योर सिस्टम्स थे वो सारे एप्लेट्स में बनाए जाते थे। ठीक है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की दिक्कत तो यहां से दूर कर दी इन्होंने। फिर उसके बाद जो और भी दिक्कतें थी, जैसे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली, जावा ने बोला राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर, वो रहा कि एक बार लिखो कहीं पर भी चलाओ। ठीक है। जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली दिक्कत थी वो दूर कर दी जावा ने।
उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, वो रगा, एक बार लिखो कहीं पर भी चलाओ। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उस समय में इनकी एक टैगलाइन बन गई थी, रन्स ऑन 3 बिलियन डिवाइसेस। तो इतनी बड़ी जो है इनकी पूरी टैगलाइन बन गई थी। अब बहुत ही वास्ट इकोसिस्टम को जावा जो है सपोर्ट करता था। आपका कोई भी सिस्टम उन सब में जावा जो है चल सकती थी। तो दो चीजें तो इन्होंने यहीं पे सॉल्व कर दी। फिर उसके बाद बारी आई किसकी? पॉइंटर्स की। ठीक है। अब जो पॉइंटर्स थे, पॉइंटर अनवांटेड मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। जावा ने बोला कि अब यहां पे आप डायरेक्टली पॉइंटर्स को यूज कर ही नहीं सकते। तो जावा के अंदर पॉइंटर्स का सपोर्ट नहीं है। ठीक है। तो अब यहां से जो पॉइंटर वाला सिक्योरिटी इशू था वो भी हट गया। और दूसरी बात यह है कि पहले क्या होता था, जो भी जावा का सॉरी, जो भी C एंड C++ या कोई और लैंग्वेज जो होती हैं, उनका जो कोड रन होता था वो होता था रैम के ऊपर। जो एनवायरनमेंट था, जो मशीन का एनवायरनमेंट था, वो आपके जो है नॉर्मल जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर है उसका एनवायरनमेंट हुआ करता था जहां पे आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, C एंड C++ या जो भी जिसके भी कोड है। ठीक है। तो जावा ने बोला यार किसी और के एनवायरनमेंट में मैं अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या पता जिस एनवायरनमेंट पे वो चल रहा है वो जो है क्या कहते हैं हमारे कोड को एक्सेस करे, सिक्योरिटी इशू कॉज करे। तो जावा ने बोला एनवायरनमेंट ही छोड़ दो। उन्होंने बोला कि हम अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। क्या आपने कभी वर्चुअल मशीन का नाम सुना हुआ है? वो सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या आपने कभी वर्चुअल बॉक्स का नाम सुना हुआ है या VMवेयर? सुना है बट डोंट नो अबाउट इट। ओके, मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है। सो जो आपका वर्चुअल बॉक्स या VMवेयर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप जो है किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे आप जो है अपना जो हार्डवेयर लेवल है ना उसको वर्चुअलाइज कर सकते हो। और वर्चुअलाइज करने के बाद उसी ऑपरेटिंग मतलब उसी सिस्टम पे आप जो है अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्चुअल बॉक्स या VMवेयर को यूज करके लिनक्स वगैरह वहीं पे इंस्टॉल करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग विंडोज के अंदर लिनक्स यूज करते हैं यूजिंग वर्चुअल बॉक्स VMवेयर। ठीक है। सो वर्चुअल मशीन जो है एक अलग एक सेपरेट एनवायरनमेंट बना देती है हमारे जो है जो होस्ट सिस्टम है उसको, उसके अलावा समझ लो जैसे अभी विंडोज है, मैं अगर अभी वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लूं और उसके ऊपर जो है लिनक्स इंस्टॉल कर दूं तो वो चल जाएगा। तो वहां पे जो भी सिस्टम होगा वो पूरा जो है क्या कहते हैं लिनक्स वाला होगा पूरा। और लोग ये यूज करते भी हैं। तो जावा ने बोला हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जावा वर्चुअल मशीन। हम खुद की एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और मैं जावा का जो भी कोड होगा वो सारा का सारा वर्चुअल मशीन में ही एग्जीक्यूट होगा, JVM के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो आपकी सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप ऐसा समझिए, एक कंटेनर है जो कि विंडोज से हटकर है। ठीक है। विंडोज का उस पर डायरेक्ट पूरा कोई कंट्रोल नहीं है उस कंटेनर पे, और उसी कंटेनर पे आप अपना कोड रन करवा रहे हो। तो बाहर से कोई भी उस कंटेनर के अंदर क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या चीजें हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकता। वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया समझ लो।
कोई बाहर से जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता आपकी सिक्योरिटी को। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक वर्चुअल सिस्टम है जावा के अंदर, JVM। ठीक है। और ये तो बहुत कम फीचर जो हमने अभी डिस्कस किया, ऐसे न जाने कितने ही फीचर्स जावा के अंदर अवेलेबल हैं। एक बार जल्दी से पहला वाला पैराग्राफ पढ़िए, ये वाला जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जावा इज अ वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कोडिंग। जावा जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है। लो लेवल में जो कोड होता था वो रजिस्टर, पॉइंटर्स, बिट्स, बाइनरी उसमें होता था। ठीक है। सो जो जावा के अंदर कोड लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। Ctrl+A, Ctrl+C। तो जावा में कुछ इस तरीके का कोड लिखा जाता है। अब मेरे को बताओ, आपको कौन सा कोड ज्यादा अच्छा लग रहा है? आपको ये लो लेवल वाला कोड ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर हाई लेवल वाला? कौन सा कोड ज्यादा अच्छा है देखने में? हाई लेवल। हाई लेवल। ठीक है। एंड जो C++ है, ये जो है क्या कहते हैं, मिड लेवल है। दैट मीन्स कि इसके अंदर लो लेवल के भी फीचर्स आते हैं एंड हाई लेवल के भी। ठीक है। तो जो C++ है, लो लेवल वाले जो फीचर है, जैसे कि बिट्स पे काम करना, 0 1 पे काम करना, बाइनरीज, रजिस्टर्स, पॉइंटर्स, इन पे काम करना जो होता था वो C एंड C++ के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है। एंड हाई लेवल के जो काम है, जैसे कि जो इनकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है। प्रॉपर जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अच्छे से लिखी हुई है। तो जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। So, Java is a widely used high-level programming language for coding. It has been a popular choice among developers for over 3 decades. 1995 से लेके अभी तक टोटल जो है 30 years हो चुके हैं। ठीक है। विद मिलियंस ऑफ जावा एप्लीकेशंस इन यूज टुडे। जाहिर सी बात है, अब तो मिलियंस भी कम पड़ेंगे, बिलियंस में है। जावा इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो जावा इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेटवर्क सेंट्रिक लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ। जावा खुद में ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलने वाली जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बना सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। नेटवर्क सेंट्रिक लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो जावा को। क्यों? क्योंकि जावा के अंदर नेटवर्किंग का बहुत अच्छा सपोर्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग वगैरह, पैरेलल एग्जीक्यूशन वगैरह, ये सारे काम जावा के अंदर पॉसिबल है। जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग वगैरह बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो इन चीजों को अचीव करवा सकते हैं। और नेटवर्किंग वगैरह में आपके सॉकेट्स वगैरह सब कुछ है।
आप चैटिंग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ जावा में बना सकते, नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज अ फास्ट, हाईली सिक्योर, रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कोडिंग एवरीथिंग फ्रॉम मोबाइल एप्स एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर टू बिग डेटा एप्लीकेशंस एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। सो जाहिर सी बात है, जावा एक बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जो कि हाईली सिक्योर भी है, रिलायबल भी है। ठीक है। ये जितने भी वर्ड लिखे जा रहे हैं ना, इनका मतलब है कि क्यों है फास्ट, क्यों है सिक्योर, क्यों है रिलायबल। ये आगे अभी डिस्कस करेंगे डेप्थ में। ठीक है। सो अगर मेरे को जावा के अंदर प्रोग्राम करना है, तो इसके तीन मेजर एडिशन होते हैं। ठीक है। जावा एसई, जिसे हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसे हम कोर जावा भी बोलते हैं। फिर जावा ईई, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसे अब हम बोलेंगे जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है। काम पर से ऐसे लें तो। ठीक है। सो जकार्ता ईई, जावा 17 के बाद जो भी पैकेजेस हम यूज करते थे, जवेक्स वगैरह, सब कुछ चेंज होके जकार्ता हो गया। ठीक है। फिर तीसरा एडिशन जावा माइक्रो एडिशन, ऐसे सिस्टम जिनमें माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर्स में, जिन पे चिप लेवल में काम होता है, वो सारे जो है उनकी कोडिंग माइक्रो एडिशन में की जाती है। ठीक है। जैसे सेट टॉप बॉक्स हो गया, टीवी हो गया, किसी की आईसी का कंट्रोलर वगैरह, जो भी है, जो भी चिप लेवल पे काम है, वो सारा माइक्रो एडिशन में किया जाता है जावा के अंदर। क्लियर है यहां तक? हम लोग क्या चुनेंगे, जावा एस ई। हमारा भी जावा एस ई है, पहले कोर जावा करना है हमें। सो ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जहां पे जावा यूज की जा सकती है? सबसे पहली फील्ड, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में, जिसे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में जावा को यूज कर सकते हो आप। ठीक है। जैसे कि एडोब एक्रोबैट रीडर, जो आपने पीडीएफ रीड करने के लिए यूज किया होगा कभी। ठीक है। जो भी आपके मीडिया प्लेयर्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, या और भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आप जो है अपने सिस्टम पे, यहाँ पे लैपटॉप या पीसी में डायरेक्टली चला सकते हो। ये सब जो आप देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये जो है स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इन सबको आप जावा के अंदर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। हाँ, 12:30 होगी। सो नेक्स्ट, वेब एप्लीकेशंस। ठीक है। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं मॉडर्न, उसमें आजकल जो है आप लोग जावा में उसे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मेन बात है ना, आजकल वेब एप्लीकेशन इतनी हम जावा में डायरेक्टली बना नहीं रहे हैं। ठीक है। हम लोग उसके लिए यूज कर ले रहे हैं स्प्रिंग बूट। अब एडवांस जावा वगैरह में बहुत कम जो है एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं एंटरप्राइज लेवल में। आजकल जो है स्प्रिंग बूट ज्यादा बूम पे चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांस जावा खत्म हो गया है, उसके अंदर आप कुछ बना नहीं सकते। ठीक है। सो वेब एप्लीकेशंस ये सब आप जावा में बिल्ड कर सकते हो। फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, सच एज बैंकिंग एप्लीकेशंस। ठीक है। एंटरप्राइज में जो भी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, ईआरपी, सीआरएम वगैरह, सब कुछ जावा में बनाया जा सकता है। फिर मोबाइल एप्स, आपने सुना होगा कि एंड्रॉयड के अंदर, सॉरी, एंड्रॉयड के अंदर लोग जो है जावा यूज करते हैं, सुना होगा। ठीक है। यस।
सो मोबाइल एप्स जो है आप जावा से बिल्ड कर सकते हो। अभी तो थोड़ा कम है। जावा ने पहले, पता है, 100% शेयर समझ लो, लगभग 99.9 समझ लीजिए, कि इतना परसेंट जो शेयर था मार्केट का कैप्चर कर रखा था। ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, थोड़ा थोड़ा इसका मार्केट शेयर जो है कम होता जा रहा है। जब से रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, डार्ट, आयोनिक, अपाचे कोर्डोवा, ये सब आए, जब से जावा की मार्केट वैल्यू जो है वो धीरे धीरे जो है ना, इनमें जो एंड्रॉयड के फील्ड में है, उसमें कम होने लग गई है, कॉटलिन वगैरह इन सब की वजह से। ठीक है। लेकिन अभी भी नेटिव एप्लीकेशन जो होती हैं, एंड्रॉयड की जो नेटिव एप्लीकेशन बनाने वाला काम होता है वो जावा में ही किया जाता है। ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए वो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, लेकिन नेटिव एप्लीकेशन के लिए लोग जावा ही चुनते हैं। ठीक है। तो समझ लो अभी भी 60-70% जो है जावा नहीं कैप्चर कर रखा है मोबाइल एप्स का जो मार्केट है। फिर अगला क्या है? एम्बेडेड सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम जिन पे चिप लेवल पे काम होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में। फिर स्मार्ट कार्ड्स। आप जितने भी स्मार्ट कार्ड यूज कर रहे हो, जो भी आपका एटीएम कार्ड है, आपका जो है क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप मेट्रो कार्ड यूज कर रहे हो, इन सब में जो प्रोग्रामिंग होती है एम्बेडेड लेवल में, चिप लेवल में, वो जो है इन्हीं से होती है, जावा वगैरह से। फिर अगला, रोबोटिक्स। आजकल लोग रोबोटिक्स वगैरह में भी जावा को अच्छे लेवल में यूज कर रहे हैं, क्योंकि रोबोटिक्स में जाहिर सी बात है सिक्योरिटी चाहिए ही होगी। और बिना जावा के सिक्योरिटी इतना जो है सही है नहीं। वैसे और भी लैंग्वेजेस हैं जो हाईली सिक्योर हैं, जैसे कि आपका जो है रूबी हो गया, स्काला हो गया। ठीक है। ये सारी सिक्योर हैं, बट जावा भी उन्हीं में से, टॉप में से एक मानी जाती है, टॉप 3 में से। ठीक है। फिर अगला, गेम डेवलपमेंट। आपने आई थिंक माइनक्राफ्ट का नाम सुना ही होगा। माइनक्राफ्ट हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे गेम्स जहाँ पे मतलब कि कुछ लाइब्रेरीज वगैरह जो है ना, हम जावा में बिल्ड करते हैं। ठीक है। पबजी वगैरह में भी कुछ पार्ट जो है जावा में बना हुआ है, कुछ पार्ट बीजीएमआई में। फिर टेस्टिंग। आपने सिलेनियम, मॉगिटो, जेमीटर, इन सब का आई थिंक नाम सुना होगा। तो टेस्टिंग भी जो है आप जावा में कर सकते हो। बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब हडूप। हडूप, अपाचे स्पार्क्स वगैरह, इन सब में आप जो है जावा को यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, या आप बोल सकते हो एप्लीकेशंस है किसकी, जावा की, जहां जहां पे जावा यूज हो सकता है। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स में, टेस्टिंग में, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, बिग डेटा में, उसके फ्रेमवर्क्स में, वेब डेवलपमेंट में स्प्रिंग बूट के साथ। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। और भी फील्ड्स हैं जावा में। ठीक है। लेकिन ये सबसे पॉपुलर मानी जाती हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि जावा में बनाई गई है, ये सबसे टॉप एप्लीकेशंस में से आती हैं। माइनक्राफ्ट गेम है। नेटफ्लिक्स नाम सुना ही होगा। ठीक है। उबर, जो हमारा मार्स रोवर गया था, ठीक है, वो भी जावा में बना था। गूगल। गूगल का तो ओरेकल के साथ केस भी हुआ था, कि जावा को अनऑथराइज, अनवांटेड रूप से यूज करने के लिए, लेकिन गूगल जीत गया। फिर उसके बाद ईबे, कैश ऐप। जैसे हम पेटीएम वगैरह यूज करते हैं ना यहाँ पे इंडिया में, ऐसे ही फॉरेन में चलता है कैश ऐप, सिग्नल मैसेजिंग के लिए। ठीक है। नासा वर्ल्ड विंड, एक्लिप्स आईडीई। ठीक है। ट्विटर, स्पॉटिफाई, ये तो सबसे टॉप एप्लीकेशंस में से हैं जो हम बता रहे हैं। और भी जो है बहुत सारी एप्लीकेशन जावा के अंदर बिल्ड हुई है। ठीक है। फिर अब जावा के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है। तो जावा के फीचर में सबसे पहला फीचर तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है। ठीक है। हमने अभी ये डिस्कस किया कि जो सी या सी प्लस प्लस थी, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, डिपेंडेंट। ठीक है। लेकिन जो जावा है, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है।
तो इसका मतलब ये है कि एक बार जावा का कोड लिखो और कहीं पे भी यूज करो, राइट वंस रन एनीवेयर। तो अगर हमारा जो जावा का कोड है, हम किसी भी कंपाइलर से कंपाइल करें, चाहे विंडोज का हो, लिनक्स का हो, मैक का हो, हमेशा जो बनेगी वो बनेगी बाइट कोड जो है डॉट क्लास फाइल। और यही डॉट क्लास फाइल हम जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं और वहां पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका वो जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कराता है बाइट कोड। ठीक है, बस ध्यान रखना जिस प्लेटफॉर्म पे भी इसको रन करना है बाइट कोड को, वहां पे हमें चाहिए होगा जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। और वो जो जावा वर्चुअल मशीन है वो होता है जेआरई के अंदर, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, और हर एक सिस्टम में अलग अलग जो है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो ऐसे ही जो है जावा क्या करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो यहां तक किसी चीज में कोई डाउट? मिन्नी, यहां तक किसी भी चीज में कोई डाउट? नहीं, it's fine. ओके, सो एक काम करते हैं, यहां से जो है कल कंटिन्यू करते हैं इसके फीचर्स वगैरह जो भी हैं। ठीक है, ओके. ओके। एक बार आप अपने ड्यूकेट आईडी बता देना मेरे को। आपको जो स्लिप मिली होगी ना उसके ऊपर ड्यूकेट आईडी लिखी होगी, टू जीरो ओके. टू फाइव या 26 स्लैश करके आपकी ड्यूकेट आईडी होगी। ओके, मैं 1 मिनट चेक करती हूँ. ओके, क्योंकि आईडी 2